Good morning, everyone, respected teachers and my dear friends. Today we are going to listen with the pathology and microbiology of the diseases. So firstly, I would like to introduce my group. I'm speaker number 1, Ankita Chaudhary. Speaker number 2, Bhagwan Chaudhary. Speaker number 3, Mohammad Ammar Rana. I'm speaker number 4, Nikshubha Yadav. I'm speaker number 5, Sapna Waghela. I'm speaker number 3. Good morning, everyone. So let's start with the topic. Before that, I'm going to present my screen. I'm going to share my screen. Is everyone able? Yes. So let's start. As we know, today's topic is miasm. So before that, let's start कि miasm का concept आया कहाँ से? So miasm का concept, as we all know, the father of homeopathy, Dr. C.F.S. Hahnemann, gave the concept of miasm. How? Like जब philosophy वगैरह आने लगी, Hahnemann sir ने theories दी कि ऐसे एक साइंस है जिसके बेसिस पे डिजीजेस ठीक हो सकती हैं. सो जो इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनका जो एक प्रिंसिपल लॉ था, जो अपन सब जानते हैं, सिमिलिया सिमिलिबस क्रेंटो, उसको फॉलो करते हुए मेडिसिन देना स्टार्ट किया लोगों को. और क्योंकि ये बहुत सही थी, तो हैनेमन सर भी इसी एक लॉ के बेसिस पे मेडिसिन दे रहे थे. बट जब 1816 से 1817 के बीच में उन्होंने एक नई थ्योरी देने का, या उनको एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी, तो उन्होंने एक नई थ्योरी देने का फैसला किया. तो जो थ्योरी वो इस बेसिस पे थी, एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाती हूँ. हुआ ये कि जैसे मान लो हैनेमन सर डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आया, उसको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम थी. तो हैनेमन सर ने उनकी जो जितने भी सिम्टम्स वगैरह थे वो नोट किए, और उनको बेस्ट जो सिमिलियर मेडिसिन उनकी निकली वो उन्हें दे दी. और जो पेशेंट था वो भी ठीक हो गया एक डोज में, और उसने बोला ठीक है, डॉक्टर भी अच्छा है, मैं ठीक भी हो गया, मेडिसिन ठीक थी. तो डॉक्टर को भी लगा कि हाँ, पेशेंट वापस नहीं आया, वो ठीक हो गया. लेकिन फिर क्या हुआ, वो हिंदी के थ्रोट की जगह फीवर या इचिंग की प्रॉब्लम थी, उसे इचेस हो रहे थे, रैशेस हो रहे थे. तो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम थी, उससे किसी तरह रिलेटेड भी नहीं है. एक सिमलिया निकाली और उन्हें दे दी, पेशेंट वापस ठीक हो गया और वो घर चला गया. देन अगेन थोड़ा और टाइम बाद में, मान लो 1 ईयर बाद में, वापस से वो पेशेंट आता है. इस बार उसको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी. तो डॉक्टर्स थॉट कि ना ये सोर थ्रोट से रिलेटेड है, ना ये रैशेस से रिलेटेड है, इट माइट बी अ न्यू डिजीज. सिम्टम्स नोट एंड सिमिलियर दे दी गई. लेकिन ऑब्जर्व कि बहुत सारे पेशेंट, हर बार उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पहले वाले से रिलेटेड भी नहीं होती, लेकिन बार बार कुछ पेशेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ये बात ट्विच करने लग गई उनके माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो ही सेट डाउन एंड ही ऑब्जर्व दिस थिंग इन मैनी ऑफ द पेशेंट. लेटर ऑन उन्होंने एक चीज बताई कि विच ही वाज नेग्लेक्टिंग फॉर ईयर्स, कि कुछ ऐसा है बॉडी में जो ये जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है. कुछ ऐसा अंदर जो अपनी मेडिसिन नहीं हुआ, से नए सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है. अब इसका सेम है, बस उनका जो स्टेज है वो बदल रहा है. एज वी ऑल नो कि हैनेमन सर की जो थ्योरीज वगैरह थी वो इतनी पहले आई थी, तब माइक्रोस्कोप नहीं था, ना माइक्रोबायोलॉजी थी, ऐसा कुछ. सो हैनेमन सर ने एक टर्म दी, इस मियाज्म कंसेप्ट. ये सही समझ में आ गया? ओरिजिन ऑफ कंसेप्शन ऑफ मियाज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हाँ. What is miasm? Read the definition which was given by Hahnemann, which just mean any harmful thing. Inflammation means to, or means कोई भी ऐसी चीज जो अपनी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट कर रही है. There was no precise connotation or denotation attached to the term miasm. It was Hahnemann who picked the term, which was current in the medical literature of his time, but he invested the word with a special connotation and denotation and use it as much. As we all know कि जो हैनेमन सर थे, उन्होंने बहुत बाद में उनके अंदर उन्होंने इस जो फेल था मियाज्म की फ्लर्च के मियाज्म का कंसेप्ट लगाया, और चीजें जो थी उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने अपनी बुक्स में दी. The next paragraph is all about his publications
on diseases related. There's this line I'm reading from the second paragraph. You might just read it. Hahnemann had keen and phenomenal institution. He used it to suit his purpose and thus made it clear that by the word miasm, amplified destructive term, infectious, contagious, excessively minute, invisible, living creature as amplified. He gave the term. From this line, he was actually giving the characteristic features he observed about this miasm. And later on, the bacteriology microscopy discovery हो गई, तो उसके बाद में बैक्टीरिया दे दिए गए थे. During Hahnemann's time, there were 3 causes of the diseases. जर्नल टर्म में अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है या कोई भी डिजीज का मतलब है उसकी जो ईज है, जो इजी वो रह रहा है उसके अंदर दिस होना मीन्स मैकेनिकल फैक्टर्स. मैकेनिकल फैक्टर्स मीन्स कोई भी बाहर से गिर जाना तब लग गई, या किसी ने कोई भी चीज आके आपके आंख में पड़ गई, या फिर तुम्हें किसी भी तरीके से एक्सटर्नली कोई चीज आके आपके surfactants, lesion, injury, eviction of tissue resulting cell forces. मीन्स पॉइजन, कोई भी ऐसी चीज जैसे स्कॉर्पियन ने डंक मार लिया, उसकी वजह से कोई भी पॉइजन अपनी बॉडी में रिलीज हो गया जिसकी वजह से अपन के था उसके अंदर दिक्कत आ गई है, अपन को कोई भी चीज की दिक्कत आ रही है. दैट वाज द केमिकल फैक्टर्स. Factor is the base of the theory of miasm because miasm acts dynamically in our body. Dynamic factors were the mental or physical, atmospheric, thermal, telluric, climatic, or dietic or hygienic contagious and miasm. डायनामिक में वाइटल को मेंटेन करने के लिए उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को, तो कोई भी चीज जो वाइटल फोर्स को डिसअरेंज करेगी दे विल ऑल कंसीडर एज द डायनामिक फैक्टर्स. एम आई क्लियर? of miasm, it shook off. Means सब लोगों को ये बहुत सारी मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान बिना किसी माइक्रोस्कोप प्रेरित होता है. So when Hahnemann gave this theory of miasm, everyone it shook off the materialistic idea regarding the miasm as it came prescribed spiritual dynamics character of vital principle as action and reaction are only possible between entities of the same order of existing basis पे होनी चाहिए. Means जैसे लड़ाई बराबरी वालों में होने वाली है, वो वाली चीज है. तो जो मियाजम था वो एक्चुअली सेम था, जैसे अपनी बॉडी मैटर से बनी हुई है और उसे एक डायनेमिक फोर्स है जो कंट्रोल करता है. एग्जैक्टली सेम चीज मियाजम में होती है. बैक्टीरिया हैज अ मैटर, इज मेड ऑफ चीज क्रिएट कर रहा है या जो भी वो चीज बना रहा है अपनी बॉडी में वो अपने डायनेमिकली एक्ट करेगी अपनी बॉडी पे, जिसकी वजह से जो अपना मेन मेंटेनिंग फोर्स है वो डिसअरेंज होता है. Anything which is going to affect the vital principle must also be spirit-like qualitative nature, similar to that of the former. Miasm act qualitatively. This much was known by Hahnemann. As a surgery are of the nature of infection, what is meant is that in every case of illness, the vital force of individual qualitatively acted by any noxious morphic agents, and this qualitative dearming is described by Hahnemann as the dynamic arrangement of the organ manifested by the totality of inherent in the drug by virtue of which it about the organism. मियाजम अपनी बॉडी में हुआ है वाइटल फोर्स को डिसअरेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है लेटर ऑन जो अपने सिम्पटम्स हैं वो तो डिसअरेंज होती है. क्योंकि अगर अपना जो वाइटल फोर्स डिसअरेंज हुआ है वो ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे सिम्पटम्स फर्दर. Good morning. Yes. Acute and chronic disease and miasm. Disease, dearrangement of normal functioning of body due to any kind of internal or external causes. मतलब जब अपनी नॉर्मल बॉडी में जो फंक्शन में एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है या फिर बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं.
फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, कोई कट लग गया या इंजरी या ब्लीडिंग, तो उसको अपन डिजीज बोलेंगे। फिर टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 72-73, इसमें सडन ऑनसेट, एक्यूट डिजीज जो सडन ऑनसेट हो जाती है, मतलब डिजीज जो जस्ट अभी आई है, जैसे कोई कोल्ड एग्रावेशन हो गया या फिर एक्सेसिव। डिजीज का टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, 7 से 15 दिन तक ये चल सकती है। फिनिश देयर कोर्स मोर और लेस क्विकली, मतलब डिजीज जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ डिजीज, इंडिविजुअल टाइप, स्पोरेडिक टाइप और एपिडेमिक टाइप। इंडिविजुअल टाइप, इसमें ये होता है कि जो भी नॉर्मल बॉडी में एक्साइटिंग कॉज का कोई एक्सप्लोर होता है या फिर, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की इंडिविजुअली अलग अलग होती है, तो वो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, चाहे उसका कॉज सेम हो पर उसमें रिएक्शन अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल कोई 3 पर्सन कोई एक्सेसिव हीट वेदर में चले गए, तो उसमें सब में अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस हुए, जैसे एक में रेक हो गया, तो मतलब इसमें कॉज सेम होगा बट इसका रिएक्शन अलग अलग होगा, तो वो इंडिविजुअल टाइप में आएंगे। सेकंड है स्पोरेडिक टाइप। स्पोरेडिक टाइप मतलब कुछ हो गई डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली, कोई वेदर चेंजेस होने से उसमें कोई 4 जनों को एलर्जी राइनाइटिस हो गया, तो जिसमें जो मॉर्बिड ससेप्टिबल थे तो उनमें डिजीज हो गई। इसमें कॉज भी सेम सेम है और सिम्टम भी सेम। तीसरा है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक ये होता है जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो स्टार्टिंग में चीन के एक ही शहर में आया था, फिर उसके बाद वो पूरी ऑल कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो उसको अपन ने पेंडेमिक नाम दिया। तो स्पोरेडिक ये होता है कि कुछ एक मेंबर में हो गई, और एपिडेमिक एक लोकल एरिया में, और पेंडेमिक मतलब ऑल कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गई, वो पेंडेमिक में आएगी। फिर इसमें सेकंड है क्रॉनिक डिजीज, ए डिजीज दैट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ए क्रॉनिक डिजीज इज वन लास्टिंग 3 months और मोर। मतलब क्रॉनिक डिजीज, ये क्रॉनिक डिजीज स्लो प्रोसेस में होती है, ड्यूरेशन इसका लॉन्ग टाइम तक चलता है। मतलब एक डिजीज जो स्लो प्रोसेस से होती होती बढ़ती जाती है, वो क्रॉनिक डिजीज में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऑल ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर हो गया, सोराइसिस हो गया, ये सारी क्रॉनिक डिजीज में आती है। फिर टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इसमें होता है डिजीज विथ फुली डेवलप्ड सिम्टम्स और डिजीज विथ बट फ्यू सिम्टम्स। डिजीज विथ फुली डेवलप्ड सिम्टम्स, इसमें आएगा नॉन मियाजमेटिक क्रॉनिक डिजीज और मियाजमेटिक क्रॉनिक डिजीज। नॉन मियाजमेटिक में ये होता है कि डिजीज फ्रॉम बैड हाइजेनिक कंडीशंस ऑफ लिविंग, मतलब कोई पर्सन कोई गंदी जगह पे रह रहा था पहले, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, और उन पेशेंट में मोस्टली स्किन प्रॉब्लम आती है, तो वो ये इसमें आ गए नॉन मियाजमेटिक क्रॉनिक डिजीज में। सेकंड है इसमें डिजीज ड्यू टू कंटिन्यूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन होम्योपैथिक ड्रग्स इन क्रूड डोजेज। मतलब कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक कोई ड्रग का यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई नींद की गोलियां खा रहा है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, तो उसको उसकी आदत लग गई, तो उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट जैसे कोई किडनी में। तीसरा है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज वो होती है गवर्नमेंट से उसको कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल वेदर में कोई काम कर रहा है, तो उसमें लंग प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा आएगी। सेकंड है इसमें मियाजमेटिक क्रॉनिक डिजीज। मियाजमेटिक में आएंगे सिंगल डोजेज और सिंगल डिजीज में आएगा सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और कंपाउंड डिजीज में आएगा सोरिक साइकोटिक, सोरिक सिफिलिटिक, साइकोसिफिलिटिक और सोरिक साइकोसिफिलिटिक। फिर क्रॉनिक डिजीज में सेकंड आएगा डिजीज विथ, बट इसमें 2 तरह की होती है, एक तो वन साइडेड डिजीज और लोकल डिजीज। वन साइडेड डिजीज में ये होता है कि डिजीज विथ ओनली मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस हो गया, किसी में स्ट्रेस आ गया, या फिर एंजाइटी, वर्टिगो, ये मेंटल सिम्टम। और दूसरा फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कोई मस्कुलर वीकनेस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये फिजिकल सिम्टम्स में। सेकंड है इसका लोकल डिजीज। लोकल डिजीज में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सर्जिकल जैसे कोई कट लग गया एक्सीडेंट की वजह से, तो ये उनमें सर्जरी हो सकती है, वो सर्जिकल में आएगी। और नॉन सर्जिकल जिसमें कोई वाउंड हो गया, ये नॉन सर्जिकल में आएगी। थर्ड, अम्मा राणा कंटिन्यू कीजिए आप। Good morning, all of you.
acute miasm. Acute miasm is a miasm जो होती है sudden onset होती है, जैसे it is disease present produce exciting cause, मतलब एकदम हो जाना या किसी डर से हो जाना. तो acute miasm जो है डायनेमिक डिजीज है प्रोड्यूसिंग पावर विच कोज acute स्पेसिफिक इन्फेक्शन ऑफ एपिडेमिक डिजीज. एपिडेमिक इन्फेक्शन में क्या है कि एक यूनिक डिजीज मतलब एक ही डिजीज होना. इन्फेक्शन एपिडेमिक डिजीज में ये हो गया कि एक पर्टिकुलर जगह पे कोई बीमारी का फैलना, तो एक ही जगह फैलती है. हैविंग ऑलमोस्ट मैनिफेस्टेशन. Master can define it as follows: an acute miasm, one of that comes upon the economy, passes through its regular prodromal period. Prodromal period means जैसे कोई डिजीज है वो हुई उसके 2 या 3 दिन पहले का जो हम टाइम लेते हैं उसे प्रोड्रोमल पीरियड बोलते हैं. longer or shorter. It has its period of decline and in which there is tendency to recovery. मतलब ये रिकवरी होने में भी कमी समय लेता है, मतलब जितनी जल्दी हुआ है इतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है. Hahnemann elaborate and accurate study of miasm. Miasmatic nature of acute disease must have paved the way of his theory of nature of chronic disease. हैनीमन जो था उसने बताया, हैनीमन सर जो थे उन्होंने बताया था कि एक्यूट डिजीज के साथ साथ हम इसमें क्रोनिक डिजीज का भी इलाज कर सकते हैं. विच रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज विच आर द मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन. मतलब मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन में ये होता है कि इम्यूनिटी जो होती है हमारी वीक हो जाती है, वाइटल हो जाती है. द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, सेकंड में आएगा द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द डिजीज इंफ्यूज्ड, यानी इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जो हम टाइम ले रहे हैं डिजीज से 1-2 दिन पहले का, उसमें क्या हुआ, क्या दुर्घटना घटी या कैसे हमें डिजीज हुई, तो डर की वजह से या किसी और चीज की वजह से जो हमें डिजीज होती है उसे इंक्यूबेशन पीरियड्स बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द अफोरिज्म नंबर 5, एसेंट मियाज एक्साइटिव कोल्ड वेदर. मतलब जैसे इसमें अफोरिज्म नंबर 5 में बताया गया था कि एक्यूज मियाज्म जो होता है वो एक्साइटिंग की वजह से हो जाता है या कोल्ड वेदर की वजह से हो जाता है या एक्सेसिव हीट की वजह से जो हमें डिजीज होती है इसमें हो जाता है. ब्रेकिंग आउट ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट. एक्यूट मियाज्म आर ऑफ 2 टाइप. ये 2 टाइप में दिया गया था, एक तो रिकरेंट टाइप और नॉन रिकरेंट टाइप. रिकरेंट टाइप, इट इज रेफर दैट टू द टाइप ऑफ एक्यूट मियाज्म विच रिवर्सन. मतलब रिकरेंट टाइप में क्या होता है कि डिजीज हुई और ठीक हो गई और फिर 2-3 दिन ठीक रहे और फिर हो गई. मतलब ये चलती रहती है, 2 दिन ठीक रहता है पर्सन, फिर उसके बाद हो जाती है डिजीज, फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाती है. इसमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड आज हुआ 2 दिन के लिए, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा हो जाता है. कॉमन कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, फिनोमिनिया हुआ, लंग्स में जैसे कोई पानी आ जाना या पसका आ जाना, हार्ट अटैक. नॉन करंट रिकरेंट टाइप में जो होगा नॉन रिकरेंट टाइप, इट्स रेफर टू द टाइप ऑफ एक्यूट मियाज्म विच अटैक पर्सन वंस इन अ लाइफ टाइम, ऑल्सो कॉल्ड फिक्स मियाज्म. मतलब किसी पर्सन को डिजीज हुई और वो फिर परमानेंटली ठीक हो गई, वो नॉन रिकरेंट टाइप में आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया. चिकनगुनिया होता है और फिर या तो परमानेंटली ठीक हो जाता है, तो इसमें वो नॉन रिकरेंट टाइप में होगा. मील्स हो गया, वोपिंग कफ हो गया, मतलब खांसी एक रेगुलर खांसते ही रहना, तो ये भी नॉन रिकरेंट टाइप में आएगा. और एक होता है मम्स, पस इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना जैसे पस पड़ जाना, तो ये अपने ईयर के अंदर या किसी और चीज के अंदर, तो ये भी नॉन रिकरेंट टाइप में आएगा. तो ये जो हो गया नॉन रिकरेंट टाइप हो गया. इसमें 2 टाइप ही होते हैं, रिकरेंट टाइप, नॉन रिकरेंट टाइप. नेक्स्ट स्पीकर नंबर 4. Good morning, all of you. I am speaker number 4, Nikshubha Yadav. Now we will know about chronic miasm. So, what is chronic miasm? These are the fundamental cause of chronic diseases. They produce chronic diseases and predispose human being to acute diseases. The chronic miasm go on increasing and grows worst in spite of best mental and corporal regime and torment to the end of human life. They are ineradicable by the vital force alone without the proper medicinal treatment. क्रोनिक मियाज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स से डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव नहीं किया जा सकता विदाउट किसी प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के. अब जो क्रोनिक मियाज्म है वो 3 सब डिविजन में डिवाइडेड है, विच सोरा.
According to Fern and Wagner's dictionary, the word sora means or is related to itch or some such similar diseases, which also can be called as irritation, or itch mite, which is called khujli in Hindi. Anything which is related to the term khujli considered in sora. So the Hahnemans used this term sora with some special connotations of his own. By this term, he meant an original diseased condition which does after the completion of the internal infection of whole organisms, announced by the peculiar cutaneous eruptions, sometimes consisting only of few vesicles, accompanied by the intolerant itching. The circumstances evolves into various other diseased conditions, affecting tissues and organisms, coming under different nosological labels such as hysteria, hypochondriasis, neuroses, defects in the senses, and pains of thousands of kinds. As this morbid vital process is associated with the outer manifestation of some itching skin eruptions, it was जो सबसे जरूरी क्रोनिक मियाज्म है वो सोरा है. क्यों? क्योंकि इट इज द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूसर ऑफ इनन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस. ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एंशिएंट भी है क्योंकि ये धीरे धीरे पास हुआ है इन सम hundreds of generations through many millions of human organisms and became the mother of all 1,000 diseases. It produces about 8 out of 7 of all chronic diseases. Now the primary manifestation of SORA are the peculiar cutaneous eruptions, sometimes consisting only of few vesicles accompanied by the intolerable voluptuous tickling, itching, and a peculiar odor. Now latent SORA. Latent SORA means when a primary manifestation of SORA are suppressed by local application, the local cutaneous symptoms disappear, but the disease is driven inwards in many and remain dormant. Which means जैसे हमें कोई भी स्किन रिलेटेड होती है तो हम किसी भी लोकल एप्लीकेशन से लगाते हैं उसको, कोई भी लोकल बाहर से एक्सटर्नली हम लोकल एप्लीकेशन लगाते हैं, उससे वो सप्रेस हो जाता है, बाहर से डिसअपेयर हो जाता है, हमें लगता है वो ठीक हो गया, बट वो जो डिजीज होता है वो हमारे अंदर जब भी डोरमेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट स्टेट ऑफ सोरा रिलेटेड टू सोरा विच इज ट्यूबरकुलर बेसिली. अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियोलॉजिकल साइंस ये एविडेंट हो गया था कि जो प्रैक्टिकली जो होती है ट्यूबरकल बेसिलस इन्फेक्शन से रिलेटेड वो हेनेमन ने सोरा को एट्रीब्यूट किया था. And according to Stuart Close's opinion, SORA and tuberculosis are synonyms because जो उनके causative agents होते हैं वो दोनों के identical होते हैं. Modern bacteriology finds the bacilli of leishmaniasis resemble the tuberculosis are known as to produce skin lesions. वो skin lesions को ही produce करते हैं, but not yet experimentally verified or clinically dated to be produced by Hahnemann's soric miasm. There is another kind of pathology which is second size testing attempt to substitute focal infections for SORA, implying implication of soric miasm. About जो mentally एक SORA का जो person होता है, SORA miasm का जो person होता है, mentally alert and quick, जब पर वो एक्टिव मोशन में होता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों. फिजिकल एक्सर्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो उससे दूर रहना चाहता है. डेट फटीग, साइलेंट सफरिंग से उसको नॉर्मल अकस्टम होता है. कैन नॉट कंसंट्रेट, उसको चिंता रहती है, डर रहता है किसी चीज का, वो परेशान रहता है जल्दी से, कि उसको साइलेंट सफरिंग की आदत नहीं होती. नाउ सपना, स्पीकर नंबर 5 विल कंटिन्यू द सेकेंडरी manifestation and further. गुड मॉर्निंग ऑल. आई एम स्पीच फेस्ट्रेशन. मेरी आवाज आ रही है? हेलो. Secondary manifestation: when the person who has the SORA sublaring within the has exposed to some exciting or manifesting cause the disease.
हेलो हेलो हाँ सपना, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी सपना, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। When the person who has the sora sibling with his some exciting or maintaining pose the sora which has severely acquired and break out the severe chronic disease। फर्स्ट है कि स्किन प्रॉब्लम को अपन ऑइंटमेंट या क्रीम लगा के उसे ट्रीट कर देते हैं, हमें लगता है प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, पर सोरा दबा हुआ रह जाता है। जब उस सोरा को एक्साइटिंग कोर्स मिलता है वो वापस से सिविरियल सिम्टम देने देता है, और हमें क्योंकि हमने जो ट्रीट कर रहा था वो सिम्टम के बेस पे किया था, तो सिम्टम क्या आ जाएंगे? पेशेंट इंटेलिजेंट, डर्टी, इजिली फटीग और डिप्रेस्ड हो जाएगा। उसे ससेप्टेबल हो जाएगा वो कोल्ड के लिए, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो विंटर में एग्रावेट हो। चेंज करो। Psychosis. Psychosis, the venereal fig-wort disease, is the venereal chronic miasma, primarily manifestation by the condylomatous and cornifloor-like growth on the genitals flooring, impure coition. When these excesses are removed by the implotic or the secondary elements, much more the before. साइकोसिस को हम वेनरल फिंग वर्ड से एरिया डेवलप द इम्प्योर पॉइजन, मतलब कि ये जब पे होता है इम्प्योर पॉइजन की वजह से एक अबनॉर्मल ग्रोथ या हो जाना। द एक्सेसेस यूजुअली फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑन द डेमल ऑन द जेनिटल बट वेज। नॉर्मली ये जेनिटेलिया एरिया पे देखा जा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वहीं ही देखा जाए, बॉडी के और भी पार्ट में ये देखा जा सकता है। द गोनोरिया, गोनोरिया क्या ए डिजीज ऑफ द सेक्स organ caused by impure sex from the urethra, several days or several week, often infection through the poison. Rare से होते हैं, नॉर्मली रेयर ही बहुत ड्राई होते हैं। नॉर्मली ये फ्रिंजी होते हैं, इमिटेटिंग फिटिंग फ्लूइड, इनमें फ्लूइड होता है और ये स्पॉन्ज होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, होता है कि ये ड्राई होते हैं। इनमें बहुत जल्दी इजिली ब्लीडिंग हो जाती है। नॉर्मली ये वुमन में होगा, surrounding on the pudenta and the pudenter themselves, which is are flown and the crow often by expression of the psychosis. When these excesses are removed by allopathic physician in the most violent external way, the cutting, burning, cauterizing, the fig-wort disease after having been deprived of the local symptoms appears in the other and much worse away in the second. अगर इन जो भी ये एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है या फिर मस्से हुए हैं, इसको हम किसी एलोपैथी तरीके से रिमूव करते हैं, यानी कि अगर कट कर देते हैं या जला देते हैं तो लोकल ना बंद हो जाएगी, पर नॉर्मली कुछ टाइम बाद ही वापस अपेयर होंगे अपने अलग सिम्टम लेके, क्योंकि जो वापस सिम्टम देगी जो हमें ऐसे लगेगा कि ये अलग डिजीज आई है, जबकि सिम्टम उसी वजह से हो रहे हैं, पहले वाले की वजह से। सिम्टम क्या क्या आ जाएंगे? सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द सेकेंडरी साइकोसिस, द क्रोस, इरिटेबल, जेलियस, क्रूल बिहेवियर हो जाएगा उसका, वो बहुत ही जल्दी किसी पे शक करने लग जाएगा, मेंटल पे उस पर बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा, और इसकी जो रिकवरी होगी वो बहुत स्लो होगी। जितनी भी कंप्लेंट्स होगी उसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी। अगर ये ड्राई होते हैं तो पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। डिचार्ज, एक्रिड डिचार्ज होगा, कोरोडिंग एंड द पास द कैरेक्टर्स ऑर्डर, क्योंकि हमने इस बार जो ट्रीट कर वो सिम्टम एक और
Hello everyone, I am Hemant Modi. Syphilis. Syphilis is a venereal chronic miasm primarily manifested outwardly by the vein developed after an impure skin. सिफिलिस के अंदर देयर इज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, जैसा कि गैंग्रीन, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू या फिर ब्रिटलनेस ऑफ नेल्स के अंदर देखते हैं, तो वैसे ही सिफिलिस के अंदर एक कैंकरे डेवलप हो जाता है आफ्टर द इम्प्योर कोइटन, और कैंकरे रेफर्स टू पेनलेस जेनिटल अल्सर फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस। कैंकरे मतलब जैसे कि कोई फोड़ा वो जेनिटल्स के ऊपर डेवलप हो जाता है। फिर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस। Primary manifestation of syphilis means natural development of syphilis. In primary manifestation of syphilis is the venereal cankre developed after an impure coiton. The cankre appears after an impure coiton, usually between the 7th and 14th day, rarely or sooner later, mostly on the member infected with the miasm. Appears a little pustule which changes into an impure ulcer with raised border and stinging pain. If it is not cured, it remains standing on the same place during man's lifetime. ये डेवलप होता है इम्प्योर कोइटन के बाद, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद। और फिर उसके बाद में शुरुआत में जैसे एक पिस्ट्यूल डेवलप होता है। पिस्ट्यूल होता है कोई भी पिंपल या ब्लिस्टर जिसके अंदर पस होती है, वो डेवलप होता है 7th या 14th डे आफ्टर द, और वो भी उस मेंबर उस पर्सन के ऊपर विच इज अफेक्टेड विद द मियास्म। जैसे पिस्ट्यूल होता है, पिस्ट्यूल डेवलप, और अगर इसको क्योर नहीं किया तो फिर ये जेनिटल लाइफ टाइम के लिए it remains standing on the same place during man's lifetime. A secondary manifestation of syphilis. Secondary manifestation develops after a surgical process or any process which we done to remove the syphilis. Cankre means that desiccating the cankre is replaced by more painful substitute, the bubo. Bubo refers to swollen inflamed lymph nodes over the groin, which hasten onward to suppuration. When they also drive out this bubo through their injurious treatment, then the nature secondary manifestation of syphilis के अंदर जब कोई Hello Dharmesha, any problem? Okay, manifestation of syphilis के अंदर जब भी कोई भी एलोपैथिक Sorry. Okay, no problem. तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस के अंदर जब भी कोई एलोपैथिक फिजिशियन कोई भी उस कैंकरे या फिर कैंकरे सिंपली मींस फोड़ा, कोई भी मतलब जेनिटल के ऊपर कैंकरे डेवलप हुआ है उसको प्रोरूडिंग, कैटराइजिंग या डाइसेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद में इट इज फिर वो पेन में रिप्लेस हो जाता है ब्यूबो। प्रोग्रेस ऑन suppuration means process of first forming, मतलब जो शुरुआत में कैंकरे था अब वो धीरे धीरे एक ब्यूबो के अंदर डेवलप हो जाए और उसके अंदर फर्स्ट फॉर्मेशन भी हो जाए। फिर जब ब्यूबो भी सर्जिकली या फिर कोई भी एलोपैथिक प्रोसेस के थ्रू रिमूव करने की कोशिश की तो उस बाद में द नेचर, तो उसके बाद में the cells tissue organs bones and thus produce ulceration and bone caries etc. And after the secondary manifestation of syphilis, the symptoms which appear are the patient becomes dull, stupid, his ability to understand also slows down and becomes forgetful. The person who is stupid, dull, फिर उसकी अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है वो भी उसकी कम हो जाती है, और उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या कम हो जाती है, और he also becomes forgetful. The patient becomes stubborn and sad. His thoughts becomes even becomes melancholic. Or he has fixed ideas and even one cannot change them easily. कि मतलब और जैसे अगर कोई जैसे काम में जाता है जो उसके हाथ में आइडियाज हैं वो उन्हीं के थ्रू काम करता है, ना कि कोई अदर मतलब कोई और दूसरा वे नहीं सोचेगा कि जिसके थ्रू वो काम इजी है। Okay, the patient becomes suspicious and he even disapproves himself. कि मतलब जो पेशेंट होगा वो सस्पिशियस हो जाता है और खुद की बातों को वो नकारने लग जाता है। The complaints aggravate at night and the patient becomes restless and anxious.
कंप्लेंट्स होती हैं वो रात के टाइम पे बढ़ जाती हैं, और गर्मियों के टाइम पे भी कंप्लेंट्स एग्रीवेट्स इन समर एंड becomes better in winter. The person has desire for food as aversion to meat. So, and the eruptions जो डेवलप होते हैं eruptions become crusty, pus starts oozing out from them. मतलब जो eruptions डेवलप हुए हैं वो crusty हो जाते हैं, उनके अंदर से pus formation, pus का eruption, पश जो होती है वो उनके अंदर से निकलने लग जाती है, एंड हेयर टेंड्स टू फॉल, इसके मतलब हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, हेयर फॉलिंग भी इंक्रीज हो जाती है. एंड नाउ we will study about the treatment of chronic disease in comparison to acute disease. Chronic is difficult than the acute diseases due to the following. कि जो acute diseases हैं उनका ट्रीटमेंट आसान होता है, बल्कि क्रोनिक डिजीजेस के बिकॉज ऑफ इन एक्यूट डिजीजेस द सिम्टम्स इवॉल्व क्विकली, जो वायलेंटली एंड प्रोमिनेंटली जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत क्विकली, फास्ट, वायलेंटली, और जो उनका परमानेंट अपीयर्स के बाद ऑल ऑफ देम, जैसे सिम्टम्स अभी अपेयर हुए हैं तो पेशेंट क्या होता है सिम्टम्स पर मतलब उसके ध्यान में रहता है. फिजिशियन तो जो फिजिशियन जैसे पेशेंट को पेशेंट की टोटल पिक्चर ऑब्टेन कर लेता है फॉर द डिजीज, बट in chronic disease which have progressed several years, the symptoms are very few and ill defined, so it is much difficult to ascertain the symptom picture. Chronic case जो chronic cases होते हैं उनके अंदर symptoms धीरे धीरे और कुछ कुछ करके डेवलप होते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी वजह से जो पेशेंट की टोटल पिक्चर, डिजीज की टोटल पिक्चर होती है वो फिजिशियन ऑब्टेन करने में थोड़ी तकलीफ होती है. Second, the chronic diseases they have not to recover like acute disease and the vital force itself is unable to drive them away. जो chronic diseases होती हैं उनके अंदर they are much difficult to treat because उन्होंने जैसे वाइटल फोर्स है उन्होंने धीरे धीरे वाइटल फोर्स को ओवर रूल किया है, और उसकी वजह से वाइटल फोर्स ज्यादा कमजोर पड़ गया है, जैसे ना कि एक्यूट डिजीज जैसे जो अभी कुछ टाइम पहले ही है. और क्रोनिक डिजीज में वो वाइटल फोर्स ज्यादा कमजोर हो चुका है. They go on are insufficient for their eradication. जो क्रोनिक डिजीज है उसने वाइटल फोर्स को इतना कमजोर कर दिया है कि अब जो वाइग्रस एनर्जी ऑफ द वाइटल फोर्स है it is insufficient to cure the chronic disease. Thank you. This was all about the miasm and the diseases they may kind of symptoms they show. So in general, in the short summary, I would like to say that we have studied about how the origin of miasm took place, the types of diseases, the chronic and the acute diseases. Then we have studied about the acute miasm, the recurring and non-recurring, about the chronic miasm, SORA, syphilic psychosis. SORA is generally based on the itching, the warts diseases, and syphilic is about the destruction of the tissues, and their symptoms are generally appears on the body as a form of warts. Thank you. Anybody have any doubt? They may ask now. Hello, am I audible? Yes, sir. This is Dr. Sarkar. I have few